सभी को नमस्कार। टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री। मुर्शिद कुली खान बंगाल के अंतिम गवर्नर थे जिन्हें मुगल राजा ने स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद स्थानांतरित की और इसका नाम मुर्शिदाबाद रखा। इन्होंने भूमि बंदोबस्त में इजारा प्रणाली शुरू की। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन बन सकता है, दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे जिन्हें मुगल राजा ने स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया था, तो वह मुर्शिद कुली खान। अगला क्वेश्चन है कि भूमि बंदोबस्त में इजारा प्रणाली किसने शुरू की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद स्थानांतरित की थी, तो उसका आंसर भी मुर्शिद कुली खान हो जाएगा। अगला पॉइंट है अली वर्दी खान। इनका कार्यकाल है 1740 से 1756। इन्होंने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि अगर उन्हें बिना छेड़े छोड़ दिया जाए तो वे आपको शहद देंगी, और अगर उन्हें छेड़ने की कोशिश किया जाए तो वे आपको मौत तक काटेंगे। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा अली वर्दी खान। अगला पॉइंट है अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद उनके पोते सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठे। ब्लैक होल त्रासदी उनके शासनकाल के दौरान 20 जून 1756 को हुई थी। 23 जीवित बचे लोगों में से एक जेड होलवेल के अनुसार 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कोठरी में रखा गया। उनमें से 123 की दम घुटने से मौत हो गई और केवल 23 ही बच पाए। इस घटना को ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट तो यही पूछा जाता है कि ब्लैक होल त्रासदी की घटना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जून 1756। दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि ब्लैक होल त्रासदी की घटना किसके शासनकाल में हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। नेक्स्ट पॉइंट है समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुत्किरीन में इस घटना का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस घटना का उल्लेख गुलाम हुसैन की पुस्तक में किया गया है, तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन के संस्थापक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया और भारत में ब्रिटिश शासन का बीज बोए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो उसकी तिथि है 23 जून 1757। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वह है रॉबर्ट क्लाइव। क्यों? कि प्लासी के युद्ध के कारण, प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो प्लासी है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लासी का युद्ध क्षेत्र पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। रॉबर्ट क्लाइव भारत में 1757 से 60 और 1765 से 67 में गवर्नर थे। इस अवधि के दौरान इन्होंने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उनके गवर्नरशिप के दौरान अंग्रेजी सैनिकों के बीच श्वेत विद्रोह हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि प्लासी का युद्ध क्षेत्र किस राज्य में है, तो वह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर। अगला पॉइंट है क्लाइव के गवर्नरशिप के दौरान ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल के संसाधनों की लूट शुरू हुई। अली वर्दी खान के उत्तराधिकारियों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में मीर कासिम ने अपनी योग्यता पहले ही साबित कर दी थी। तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मीर कासिम पहले कहाँ का फौजदार था, तो वो था पूर्णिया और रंगपुर का।
नेक्स्ट पॉइंट है, अपने दरबारों को अंग्रेजों की बार बार की साजिशों से बचाने और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने कलकत्ता से दूर रहने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। उन्होंने यूरोपीय तरीकों से अपनी सेना को मजबूत किया। तो इसमें ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो उसका राइट आंसर है मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने मुंगेर में माचिस की बंदूक के निर्माण की व्यवस्था की। मीर कासिम ने बंगाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ साहसी कदम भी उठाए। गवर्नमेंट लिफ्ट अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया, कुछ नए कर लगाए तथा पुराने करों का 3/32वां भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगाया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने पुराने करों का 3/32वां भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगाया, तो उसका राइट आंसर है मीर कासिम। अगला पॉइंट है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजों से पराजित हुई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मनरो ने किया। हेनरी बेंसीटाट उस समय बंगाल के गवर्नर थे। अंग्रेजों की जीत ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में महान शक्ति बना दिया तथा पूरे देश पर आधिपत्य का दावेदार बना दिया। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो इसका आंसर है 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संयुक्त सेना कौन कौन सी थी, तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजों से पराजित हुई थी। एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो वो क्या था, हेक्टर मनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो हेनरी बेंसीटाट उस समय बंगाल के गवर्नर थे। अगला पॉइंट है, इस युद्ध के बाद अब भारत में ऐसा कोई नहीं था जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। इलाहाबाद तक का क्षेत्र अब अंग्रेजों के अधीन था, दिल्ली का द्वार अब अंग्रेजों के लिए खुला था। बक्सर के युद्ध ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी थी। इस युद्ध के दौरान मीर जाफर बंगाल के नवाब थे तथा दिल्ली पर शाह आलम द्वितीय का शासन था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के तहत शाह आलम द्वितीय ने कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने पर सहमति जताई। नेक्स्ट पॉइंट है, नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। अगला पॉइंट है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया था, तो उसका राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। अगला पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया और उसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की। उसके बाद अगला पॉइंट है, कंपनी ने दीवानी कार्यों के लिए बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सितव राय नामक 2 डिप्टी दीवान नियुक्त किए थे। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है कि कंपनी ने बंगाल के लिए किसे नियुक्त किया था तथा बिहार के लिए किसे नियुक्त किया था, तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सितव राय नामक 2 डिप्टी दीवान नियुक्त किए थे। अगला पॉइंट है, शाह आलम द्वितीय का जीवन आपदाओं से भरा था। 1788 में उसकी आंखें चली गईं। 1803 में शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गई। शाह आलम द्वितीय और उनके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, कार्यकाल 1806 से 37 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र पेंशन भोगी थे। अगला पॉइंट है, 1765 में अंग्रेजों को सिलहट की दीवानी का अधिकार मिल गया। बर्मा के युद्ध के बाद इस कोर्ट ने सिलहट को सड़कों के माध्यम से जैतिया और गारो हिल क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश की, जिसका इन क्षेत्रों में रहने वाली खासी जनजातियों के नेतृत्व में यूथरोथ सिंह के नेतृत्व में बहुत कड़ा विरोध हुआ। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1765 में अंग्रेजों को कहाँ की दीवानी का अधिकार मिला था, तो वो सिलहट की दीवानी का अधिकार मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है, के.एम. पन्नीकर ने कहा कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल को डाकुओं का राज्य बना दिया था। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जाता है कि किसने ये कहा था कि 1765 से 72 तक कंपनी ने बंगाल को डाकुओं का राज्य बना दिया, तो इसका राइट आंसर है के.एम. पन्नीकर ने। आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।